केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक माइंड मैप देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसका मेन मतलब होता है तवाज़ुन। फिर हम देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। मेनली जो हमारा वास्ता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ ही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में फर्दर हमने स्टडी करना है होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, जिसे हम केसी कहते हैं, फिर उस कांस्टेंट का हम उसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं, उसकी मदद से हम कैसे रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में या रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में भी हमने यहाँ पे स्टडी करना है। देन हम देखेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एक रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होता है। रिएक्शन कोशेंट के बारे में हम देखेंगे। तो ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हमने पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एज अ रिजल्ट नई चीज़, न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कंबस्टन रिएक्शन होते हैं। कंबस्टन यानी जलने का अमल। जलने के अमल के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो कंपल्सरी होती है, कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। तो आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें, मेनली हम जो बर्निंग स्टडी करते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की होती है। तो कोई भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, आप उसको एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, बर्निंग का प्रोसेस होगा, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। रिएक्शन सिंथेसिस भी होते हैं जिन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं। जैसे सोडियम और क्लोराइड जो है, सोडियम और क्लोरीन जब कंबाइन होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी होते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिकम्पोज होना, टूटना। तो जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है अपने पार्ट्स के अंदर तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी होते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट जिन्हें हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी कह रहे होते हैं, जिनमें एक एलिमेंट की रिप्लेसमेंट हो जाती है न्यू एलिमेंट के साथ। जैसे जिंक का रिएक्शन आपने करवाया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, तो यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया जिंक के साथ, एज अ रिजल्ट जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये आपके पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हो रही है कि हाइड्रोजन जिंक के साथ रिप्लेस हो रहा है। डबल रिप्लेसमेंट में ये होता है कि हम दो मॉलिक्यूल या दो कंपाउंड जिनका रिएक्शन करवाते हैं, उनमें एक का कैटाइन दूसरे के एनाइन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और दूसरे का कैटाइन फर्स्ट के एनाइन के साथ मिल जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और आपने रिएक्शन करवाया सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज होगा, ये बॉन्ड यहाँ से डिकम्पोज होगा। ये सोडियम नाइट्रेट यानी इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ मिल जाएगा और इसका कैटाइन इसके एनाइन के साथ। तो एज अ रिजल्ट सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन, जिन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, एज अ रिजल्ट सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हमारा जो मेन वास्ता है वो होगा रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ, क्योंकि हमने स्टडी करना है केमिकल इक्विलिब्रियम को और केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें पहले रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट कंपोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल, जो दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट के कम्बिनेशन से प्रोडक्ट तो बनती है लेकिन प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होती। मेनली जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उन प्रेसिपिटेट्स को आप फिल्ट्रेशन वगैरह की मदद से अलग भी कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है।
केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल जैसे अभी हमने ऊपर बात की, जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड करेगा, रिवर्स भी। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium is a state in a chemical reaction where the forward and reverse reaction occur at the same rate। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो सेम हो जाता है। एक दफ़ा जब एक रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब ये है बात करने का, पहली बात तो ये कि इक्विलिब्रियम का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हमारी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 50% रिएक्टेंट हो या 50% प्रोडक्ट हो। नो, इसमें सिर्फ ये होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होना है। उस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब इक्वल हुआ, हो सकता है कि उस टाइम आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 60% रिएक्टेंट हो, 40% प्रोडक्ट हो, लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल हो गया तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। और हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, रिएक्टेंट्स कम हो, लेकिन उस टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल हो गया तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। जब केमिकल इक्विलिब्रियम आपके रिएक्शन में आ जाएगा, उसके बाद कंसंट्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा बच्चों कि उस टाइम जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उतने ही प्रोडक्ट दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डायनामिक बैलेंस होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान। इक्विलिब्रियम जब आ जाता है, फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। कंसंट्रेशंस फिर वही रहेंगी जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पे थी। केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पॉर्टेंस बहुत होती है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज हो तो आप रिएक्शन को वो कंडीशन दे सकते हैं जिससे आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाए। डायनामिक नेचर होती है। डायनामिक का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाता इक्विलिब्रियम में आने के बाद। केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादातर जो होते हैं डायनामिक इन नेचर ही होते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम आया और उसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो गया, और डायनामिक ये होता है कि जिसमें इक्विलिब्रियम आने के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए वेसल का क्लोज होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर आपके जो रिएक्शन हो रही होती हैं वो गैशियस फेस में हो रही होती हैं। अगर आप ओपन कंटेनर में रिएक्शन करवाएंगे और उसमें गैस है अगर आपकी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो गैस तो वहाँ से एस्केप कर जाएगी। जब गैस निकल जाएगी तो ज़ाहिर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रिएक्टेंट्स थे, उनमें एक था सॉलिड फेस में और एक था गैशियस फेस में। तो जब अगर आपका कंटेनर ओपन होगा, आपकी वेसल ओपन होगी, तो गैस तो वहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो फिर दूसरा अकेला रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को हासिल करना चाहते हैं तो आपने रिएक्शन करवाना होता है क्लोज वेसल के अंदर। इसके बाद इक्विलिब्रियम को आप किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे रिएक्टेंट से तो पहले प्रोडक्ट बनेगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो रिएक्टेंट हैं और उनके कंबाइन होने से एक प्रोडक्ट बनी है, तो पहले क्या होगा? कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अगर आपने प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है, वो एक प्रोडक्ट ली, पहले वो डिकम्पोज होगी, तो फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा उसमें भी आएगा जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट इक्वल हो जाएगा। यानी अगर आप रिएक्टेंट से स्टार्ट लेंगे तो पहले प्रोडक्ट बनेंगे, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स होने लग जाएगा। अगर उसी प्रोडक्ट को आपने एज अ रिएक्टेंट यूज़ कर लिया तो फिर भी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, वो डिकम्पोज होकर अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद रिवर्स होने लग जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिस पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फिर आप अगर बाकी फैक्टर्स को चेंज करते हैं, आप प्रेशर वगैरह अप्लाई करते हैं, आप जो है वॉल्यूम को चेंज करते हैं, तो सिस्टम अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करता है कि वो आपके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज करके दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। इसको आगे हमने ली चेटलियर प्रिंसिपल में भी डिटेल के साथ देखना है। तो बाकी जो हैं जितने भी फैक्टर्स होते हैं, कलर वगैरह, वो भी चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम आने के बाद। इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है वो केसी जो होता है, मेन कांस्टेंट जो होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर के लिहाज से वेरी कर रहा होता है, वो भी आगे हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि एट इक्विलिब्रियम जो फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी जिसे हम बोलते हैं, वो ज़ीरो होती है। ये गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है, ये आगे हमने पढ़ना है अभी। डेल्टा जी जो है ये इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के।
डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, ये इक्वल होती है सिस्टम के टोटल इंथैल्पी जो होती है उसमें से आप माइनस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा, तो जब ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा, टी डेल्टा एस को आप दूसरे साइड पे ले जाएं इक्वल के, तो यहाँ पे ये माइनस वहाँ पे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच इंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा ए यानी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होती है। ये बातें सारी हमने थर्मोडाइनमिक्स के अंदर भी पढ़नी है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ये होता है, जैसे अभी हम ऊपर कह रहे थे कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है उसके बाद कंसंट्रेशंस पे इफ़ेक्ट नहीं होता। जितनी भी कंसंट्रेशन उस टाइम आपके मिक्सचर में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की मौजूद है उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, और जो आपका उस टाइम मिक्सचर होता है यानी आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर उस टाइम रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं, तो उनकी जो भी मोलर कंसंट्रेशंस हों वो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है। अब वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है हो सकता है कि उसके अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो, यानी उस टाइम इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ जब प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी, तो ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं हम कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन में और कंप्लीशन में फ़र्क होता है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन का मतलब है कि तकरीबन कंप्लीट होने के करीब, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। हमारा रिएक्शन करवाने का मकसद होता है प्रोडक्ट को हासिल करना, तो जब प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन मुकम्मल कभी नहीं होती, क्योंकि चाहे रिएक्टेंट कम कंसंट्रेशन में हो लेकिन प्रेजेंट ज़रूर होंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में अभी काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन बहुत कम हुई लेकिन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, तो वो जो भी कंसंट्रेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैं। थर्ड केस ये हो सकता है कि काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी बन चुके हैं, तो यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशंस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो तीनों तरह के केसेस जो हैं वो फिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो भी कंसंट्रेशंस हो उन्हें कहा जाता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। लॉ ऑफ मैक्स एक्शन जो है वो बड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आपको रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान, कि जब एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या होता है। ये गर्लबर्ग और वेग ने 1864 में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके मुताबिक एट अ गिवन टेम्परेचर, के टेम्परेचर जो है आपने एक स्पेसिफिक रखना है, एक मखसूस रखना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, कि आपके जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उनके प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल आपके पास है दो रिएक्टेंट ए और बी, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो हासिल ज़रब होगा, जितनी उनकी मिकदार, जितनी उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा, और जितनी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आपके बैकवर्ड रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। जो भी उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो भी उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, वो उनकी पावर बन जाते हैं। कंसंट्रेशन जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो गैस फेज रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी लेते हैं। तो कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है जिस गैस की जितनी ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए के नंबर ऑफ मोल्स ए हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स बी हैं। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट सी और डी बनी जिनके नंबर ऑफ मोल्स भी रिस्पेक्टिवली सी और डी हैं। कैसे हम सबको लिखना आता है कि ऊपर हम प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट्स के लेते हैं, और जो भी उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उनकी पावर बन जाते हैं। केसी की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है एक ख़ास टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस टाइम फिर केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखें अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो तो उनके तो बॉन्ड वैसे डिकम्पोज होने, या इस तरह से जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बॉन्ड भी हो सकता है ज़्यादा डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी। यानी आपकी जो प्रोडक्ट बनी है आपने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि वो उसको वैसे डिसफेवर कर रही है, तो उस टाइम फिर ये जो आपकी वैल्यू है केसी की, जो आपने एक रेशियो ली है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी।
केसी जो है हम लेते कैसे हैं, ऊपर हम मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की लेते हैं, नीचे हम रिएक्टेंट्स की लेते हैं, और उन अगर गैस फेज रिएक्शन है तो वहाँ पे आप उनके पार्शियल प्रेशर्स भी ले सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होती है, जो रेशियो होती है किस किस के दरमियान मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसके एप्लीकेशंस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एप्लीकेशन ये हैं कि हमें रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स वगैरह के अंदर जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ये हैं तो रिएक्शन का रेट वगैरह ये होगा। लेकिन लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक आइडियल सिचुएशन हो कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हमारा आइडियल सिचुएशन ना हो जिसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स वगैरह बनने लग जाएं तो फिर तो ऑब्वियसली जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा या आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनकी कंसंट्रेशंस पे इफेक्ट होगा। तो आइडियल कंडीशन में तो ये एप्लीकेबल है, लेकिन अगर रियल कंडीशंस में हम देखें और उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन गए हैं, कुछ रिएक्टेंट्स वैसे वेस्ट हो गए हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में फिर ये होता है कि वो ये जो मैक्सिमम हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ले रहे होते हैं फिर वो कंसिडरेबल नहीं रहती। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फ़ायदा ये है कि इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट की ज़्यादा है या इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो वो हमें कैसे अंदाज़ा होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से यूँ अंदाज़ा होता है कि अगर आपके रिएक्शन केसी किसके इक्वल था, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो इस केसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ और इन्वर्स होता है रिएक्टेंट की, जो जिस बटे के ऊपर होती है उसके साथ डायरेक्ट है। तो अब देखें, अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर केसी की वैल्यू कम होगी इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन ये याद रखिएगा ये उस सूरत में है कि इक्विलिब्रियम आपके रिएक्शन में आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने के बाद ये आपको सिर्फ ये अंदाज़ा हो रहा है यहाँ से कि इक्विलिब्रियम आने के बाद हमारे रिएक्शन मिक्सचर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की है या रिएक्टेंट्स की। तो अगर केसी की वैल्यू हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी। अगर केसी की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। अगर केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है तो तब ये है कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। केसी के यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं आप। मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल्स पर लीटर या मोल्स पर डीएम क्यूब। तो आपको जो भी कंसंट्रेशन गिवन हो आपने यहाँ पे पुट करनी है। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए अगर हम देखें हाइड्रोजन और आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। ऊपर हमने लेनी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो उनकी पावर बन जाएंगे। नीचे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मोल पर डीएम क्यूब, यानी इस मोलर कंसंट्रेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी होती है ये मोलर कंसंट्रेशन को, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपकी मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही है, एक्टिव मैस को। तो मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे भी मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर आप इनको इकट्ठा करके लिखें, अलग अलग भी लिखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा और सिंपल ये होगा कि अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो तब केसी का यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल इक्वल ना हो तो जो भी आपके पास है इक्वेशन आपने पहले उसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिख लेनी है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे कंसंट्रेशन है वहाँ पे आपने मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोल्स पर लीटर पुट करना है। जो भी उनके नंबर ऑफ मोल होंगे पावर बना के आपने देख लेना, जो करते हैं उनको काटते हैं, जो बचते हैं वो यूनिट आप मेंशन कर दें। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे वहाँ पे केसी का यूनिट नहीं होगा। रिएक्शन कोशेंट क्या होते हैं? रिएक्शन कोशेंट भी रेशो होती है वही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की है, लेकिन ये केसी से डिफरेंट होता है। वो इस तरह से कि केसी आप सिर्फ उस टाइम लेते हैं जब आपका रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्यूसी आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट जो है क्यू वो आप किसी भी टाइम इंटरवल पे ले सकते हैं। रिएक्शन स्टार्ट होने के 2 मिनट के बाद आप देखना चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन इस टाइम जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही रेशो लेनी है।
क्यू भी किसके इक्वल होता है, वही मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आपने अपने रिएक्शन मिक्सचर में देखना है प्रोडक्ट्स कितनी बन चुकी हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करना है आपने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे। मोलर कंसंट्रेशन को देखने की बहुत सारे फिजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल टेक्निक से यूज़ की जाती है इसके लिए। तो जो भी रेशियो आपके पास आएगी, आपने उस मतलब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को ऊपर रखा, रिएक्टेंट के नीचे आपने डिवाइड किया, एक आंसर आपके पास आ गया। फिर वो जो भी आंसर आपके पास आएगा उसको आपने कंपेयर करना होता है केसी के साथ, यानी इस रिएक्शन कोशेंट को फिर हम कंपेयर करते हैं केसी वैल्यू के साथ जो कि कांस्टेंट होती है, और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो वहाँ पे भी 3 तरह के केसेस हो सकते हैं। अगर तो इस Q के जो वैल्यू आपके पास है या वो Kc के इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अगर Q की वैल्यू कम आई है, तो Q की वैल्यू कब कम आएगी, Q का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, वैसे ही प्रोडक्ट के साथ है। तो अगर Q की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स कम है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा बने, यानी वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो फॉरवर्ड होती है जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है Kc से, तो तब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आपके रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, ताकि रिएक्टेंट्स भी मतलब काफ़ी हो जाए और एक इक्विलिब्रियम जो है उनमें इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद है ले चैटलियर प्रिंसिपल या ले कैटलियर प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है। ले चैटलियर प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका हो और आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, डिस्टर्ब आप काफ़ी सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। आप रिएक्टेंट मज़ीद बढ़ा दें, आप प्रोडक्ट को रिमूव करना स्टार्ट कर दें, आप प्रेशर बढ़ा दें, आप वॉल्यूम चेंज कर दें। तो जिस भी तरीके से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की ट्राई करेंगे, सिस्टम अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेगा कि वो आपके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर दें, काउंटर कर दें। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं ले चैटलियर प्रिंसिपल, कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो सिस्टम उसको काउंटरैक्ट करने की ट्राई करता है फुली, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होती है। हाउ इट प्रेडिक्ट चेंजेस इन इक्विलिब्रियम, तो आपने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन था, आपने उस पर स्ट्रेस किसी भी तरीके से अप्लाई कर दिया। स्ट्रेस का मतलब वही आपकी तरफ से अप्लाई किया जाने वाला इफेक्ट है। आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फर्ज करें बढ़ा दी, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन था वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाने से ये होगा कि रिएक्टेंट्स कम होने लग जाएंगे और इस तरह से थोड़ी देर के बाद दोबारा से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे तो सिस्टम ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ताकि दोबारा से इक्विलिब्रियम री इस्टेब्लिश हो सके। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल डिस्क्राइब हाउ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। इट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच अ सिस्टम विल शिफ्ट टू काउंटरैक्ट चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। कि अगर आप इनमें से कुछ भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन, तो सिस्टम अपने आप को किस तरीके से रीअरेंज करेगा, किस डायरेक्शन में वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा कि आपका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, अगर आपको ऑप्टिमम कंडीशंस का पता चल जाए तो आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके। जैसे है, अगर हम देखें यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बन रहा है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हमारा इस रिएक्शन को लगाने का मकसद क्या है, अमोनिया को बढ़ाना। ये रिएक्शन यूजुअली होता है एक्सोथर्मिक। तो इसमें क्या है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 ये और 1 ये 4, और प्रोडक्ट्स के कितने हैं 2। पहली बात तो ये कि अगर आप रिएक्टेंट्स को मज़ीद बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करेगा ताकि अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाए। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएं, इससे आपकी प्रोडक्ट इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को यहाँ से कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रहें, कि जो प्रोडक्ट बन रही है, जो अमोनिया बन रहा है, आप उसको रिमूव करते जाएं। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इससे रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा ताकि प्रोडक्ट मज़ीद बने और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सके। टेम्परेचर हमें एक मुनासिब प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो फेवर करेगा इसके फॉरवर्ड रिएक्शन को। कैटलिस्ट हम इस पर अप्लाई करेंगे तो इससे भी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को, सिर्फ वो ये करता है कि टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम उसको कम कर देता है। कि अगर कैटलिस्ट अप्लाई करने से पहले इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ रहा था 10 मिनट के बाद, तो अगर आप कैटलिस्ट अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, तो उससे वो जो इक्विलिब्रियम पहले 10 मिनट के बाद आ रहा था अब 5 मिनट के बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद है प्रेशर या वॉल्यूम चेंज का इफ़ेक्ट। देखिए हमें पता है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का यहाँ पे क्या मतलब है? वॉल्यूम कम, यहाँ पे वॉल्यूम रिलेट कर रहा होता है उनके नंबर ऑफ मोल से, उनके कंसंट्रेशन से। देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल हैं 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, टोटल 4 मोल्स हैं। और प्रोडक्ट के हैं टोटल 2 मोल। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपने पहले तो लिख के देख लेनी होती है। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा हो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम कम किस में हो रहा है? प्रोडक्ट वाली साइड पे, क्योंकि अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो मतलब इसका वॉल्यूम कम है, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर तो इस केस में वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। और इस तरह से अगर आपको इन सारी कंडीशंस का पता हो तो आप ऑप्टिमम कंडीशंस, मुनासिब कंडीशन अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट की जो शील्ड होती है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया जो होता है वो 2 तरह का होता है, होमोजीनियस भी होता है एंड हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे सेम फेस में हों। जैसे आपके जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। और जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है वो भी किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में। इनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में हों, और ज़्यादातर यूजुअली जो गैसेस होते, जो रिएक्शंस होते हैं वो गैशियस फेस में ही हो रहे होते हैं, तो अगर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में हों तो इस इक्विलिब्रिया को बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया पे प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट होता है उस सूरत में अगर आपका रिएक्शन हो गैशियस फेस में, क्योंकि गैसेस पे हमें पता है कि वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट होता है और वॉल्यूम के साथ प्रेशर रिलेट कर रहा होता है, लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो मखसूस होता है, स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट होता है। तो चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ओनली इफेक्ट गैस फेस रिएक्शन। और वो क्या इफेक्ट होगा वो ली चैटलियर के मुताबिक हम देख के आए हैं अभी ऊपर कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा हो। और वॉल्यूम का हमें अंदाज़ा कैसे होता है? नंबर ऑफ मोल्स को देख के। उसके बाद है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया ये होता है कि जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा फेजेस में होते हैं। जैसे कार्बन का रिएक्शन आपने करवाया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, इस केस में ये ज़्यादातर जो होते हैं सरफेस पे होने वाले रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे हमारे सेम फेस में नहीं हैं। जैसे ये सॉलिड फेस में था कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फेस में है, बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैशियस फेस में है। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रिया होता है इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो इनको भी डायरेक्टली रिलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि सबके लिए यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। गैसेस जो हैं वो तो आमतौर पे हम उनकी मोलरिटी को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स वगैरह होते हैं उनके फिर हमें सॉल्युबिलिटी वगैरह को भी देखना पड़ता है। तो इस तरह का जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है वहाँ पे मेन जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है वो गैशियस स्पीशी का हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो हम केपी की टर्म में फिर लेते हैं, फिर हम केसी यूज़ नहीं करते। केपी जो होता है वो उसमें सिर्फ हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं और वो किसका लेते हैं? वो गैस का लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक आरटी के साथ और जो भी उनके नंबर ऑफ मोल में चेंज आ रहा होता है, आगे हम इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखें फिर वो हम केसी के साथ उसको इस तरह से रिलेट करेंगे। तो हेट्रोजीनियस अभी आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे, वहीं पे आपको बताती हूँ जब आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई होगी। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया वो होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फेस में नहीं होते। इसमें अगर हम बात करें प्रेशर या वॉल्यूम चेंज की, तो
प्रेशर या वॉल्यूम चेंज यहाँ पे सिर्फ उस पार्ट को इफेक्ट करेगा जो गैसेस वाला होगा, सॉलिड और लिक्विड पे इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर या वॉल्यूम चेंज का, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है, तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फिर प्रेशर चेंज भी उन पे इफेक्ट नहीं करेगा। अदर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम भी होता है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ज़्यादातर हम देखते हैं जो सेपरेटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, सेपरेटली सॉल्युबल जो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होते, तो उनके सॉल्ट में क्या होता है कि आयोनाइज, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये आयोनाइज होगा और फिर रिएक्शन रिवर्स होता है, यानी कि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में पहले डिसोसिएट हो जाएगा, उसके बाद रिएक्शन रिवर्स होता है तो कुछ ना कुछ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाता है, तो इस इक्विलिब्रिया को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। Solubility equilibrium occur when the rate of dissolution of a solute equals the rate of precipitation of the solute। कि आपके पास पहले आप उसको डिसॉल्व करवा रहे हैं, डिसोल्यूशन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रही है, आयोनाइजेशन में वो आइंस बन रहे हैं, फिर वो आइंस रिकम्बाइन होकर दोबारा से AgCl में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठने लग जाता है या प्रेसिपिटेट उसके बनने लग जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें ये दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट में इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। रिडॉक्स इक्विलिब्रियम भी होता है। रिडॉक्स रिएक्शन से नाम से पता चल रहा है कि जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती हैं, तो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम तब इस्टेब्लिश होता है जब जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रही हों, तो वो इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश होता है उसे रिडॉक्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस के अंदर भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। ज़्यादातर जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग होती है या जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। फेस इक्विलिब्रिया, फेस इक्विलिब्रिया ये होता है जिसमें दो फेसेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं। जैसे फ्रीजिंग पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, जब वेपराइजेशन हो रही होती है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन जो हो रही होती है उसमें लिक्विड और गैसियस फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो फेस इक्विलिब्रिया भी होता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल वीक एसिड है या वीक बेस है, जब वो डिसोसिएट होती है पहले अपने आइंस में और फिर वो आइन जो है वो दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स भी करवा देते हैं, तो ये जो इक्विलिब्रिया होता है ये होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है उसमें एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर पहले अपने आइंस में कन्वर्ट होता है, फिर वो आइंस जो हैं वो रिकम्बाइन होकर दोबारा से रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वीक एसिड्स या वीक बेसिस ऐसा करती हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो तो फुली आयोनाइज हो जाते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए होमोजीनियस जब सारे सेम फेस में तो तब तो हम केस ही ले लेते हैं, लेकिन जब हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है तो हेट्रोजीनियस के केस में मेनली हम लेते हैं केपी के टर्म में, उसको पार्शियल प्रेशर के टर्म में, और पार्शियल प्रेशर किसका होता है, जस्ट गैसेस का होता है। तो फिर केपी और केसी को रिलेट किया जाता है इस इक्वेशन के साथ कि केपी इज इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एन। केसी हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और आर वही आइडियल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और डेल्टा एन होते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। वो हम फाइंड करते हैं कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। पूछा आपसे यूँ भी जा सकता है कि किस केस में ये इक्वल होंगे केपी और केसी की वैल्यू। केपी और केसी तब इक्वल हो सकते हैं अगर ये वाला फैक्टर डेल्टा एन वाला फैक्टर जो है वो ज़ीरो हो जाए, और डेल्टा एन वाला फैक्टर जब ज़ीरो हो जाएगा तो जिसकी पावर भी ज़ीरो होती है वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो हमारा केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये डेल्टा एन ज़ीरो कब होगा, डेल्टा एन ज़ीरो तब होगा जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि हमने कैसे फाइंड करना है डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो फर्स्ट करें अगर प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के भी 2 बने तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और फिर ये वाला फैक्टर 1 के इक्वल हो जाएगा, तो के पी के सी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का नॉलेज हो आपको तो आप अपनी शील्ड को बढ़ा सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑप्टिमम कंडीशंस। जैसे अभी हमने ऊपर हैबर्स प्रोसेस देखा जिसमें अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है, तो अगर हम इसको ऑप्टिमम कंडीशंस दें, हम रिएक्टेंट्स बढ़ा दें, हम प्रोडक्ट को रिमूव करना स्टार्ट कर दें, या हम प्रेशर को बढ़ा दें, क्योंकि इस केस में प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होगा, या कैटलिस्ट अप्लाई कर दें, तो ये सारी सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके हम अमोनिया की शील्ड को बढ़ा सकते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर क्रैकिंग वगैरह जो हो रही होती है जिसमें लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर में कन्वर्ट किया जाता है डीजल वगैरह गैसोलीन वगैरह की प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी अगर आपको कंडीशंस का पता हो तो आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करके
जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। इस तरह से मेथड मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उन सब के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का रोल होता है, या ली चैटलर प्रिंसिपल का रोल होता है कि हम उसको अप्लाई करके अपनी प्रोडक्ट की शील्ड को मैक्सिमम कर सकते हैं। मेथानॉल, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का इनको कंबाइन करवाया, कैटलिस्ट अप्लाई किया, मेथानॉल की फॉर्मेशन हो गई। इस दौरान भी अगर आपको ऑप्टिमम कंडीशंस का पता है तो आप अपने मेथानॉल की शील्ड को बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिमम कंडीशंस वही होंगी कि कितना टेम्परेचर हम इसको एक मुनासिब प्रोवाइड करें, प्रेशर हम बढ़ाएं या कम करें, रिएक्टेंट ऐड करें, प्रोडक्ट रिमूव करें वगैरह वगैरह। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि पहले सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया जाता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको मिला के ऑलियम की प्रोडक्शन की जाती है और उसके बाद जो है उसकी हाइड्रोलिसिस से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो ये अगर सारा ये नॉलेज हो आपके पास तो आप उनको सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके अपनी प्रोडक्ट की शील्ड को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी। Gibbs free energy is defined as the enthalpy of a system minus the product of absolute temperature and entropy। कि इंथॉल्पी जो होती है सिस्टम की उसमें से आपने T और S के प्रोडक्ट को माइनस करना होता है। T यहाँ पे टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल में आप लेते हैं, और S होते हैं एंट्रोपी जो कि डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम भी होती है। इसको हमने थर्मोडाइनामिक्स के अंदर डिटेल से पढ़ना भी है कि इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम का क्या इफेक्ट होता है केमिकल रिएक्शन पे। तो जो G है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ये किसके इक्वल होती है? इंथॉल्पी ऑफ अ सिस्टम माइनस प्रोडक्ट ऑफ T एंड S। ये T टेम्परेचर, S एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये भी आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का एक आइडिया प्रोवाइड कर देती है। वो रिएक्शन जिनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आती है नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब क्या है कि 0 से कम हो, तो वो रिएक्शन होते हैं स्पॉन्टेनियस। अब ये आंसर जो है वो माइनस में कब आ सकता है? अगर आपके पास S इंट्रोपी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर इंट्रोपी ज़्यादा होगी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो 0 से कम हो जाएगा, 0 से कम होगा तो वो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर जी का आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसको करवाने के लिए एनर्जी आपको खुद देना पड़ेगी। और अगर डेल्टा जी 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इस डेल्टा जी को आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन के डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT लॉग नेचुरल के। R वही आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है जो कि एब्सोल्यूट केल्विन स्केल पे आपने लेना है, और K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू बता दी जाए तो आप डेल्टा जी यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा जी का एप्लीकेशन क्या है कि इससे आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का पता चल जाता है। लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में, और अगर 0 के इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इससे ये होता है कि आपको केमिकल काइनेटिक्स वगैरह के अंदर जहाँ पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना होता है तो आपको रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस या डायरेक्शन के बारे में आइडिया मिल जाता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसका नॉलेज, और ये आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि एक रिएक्शन खुद ब खुद हो सकता है या नहीं हो सकता। फेस ट्रांजिशन वगैरह जो होती हैं उनके बारे में आपको आइडिया मिल जाता है। फेस ट्रांजिशन जिसमें एक फेस दूसरे में कन्वर्ट हो रही होती है। नॉर्मली जब फेस ट्रांजिट होती है तो वहाँ पे भी इक्विलिब्रियम ही इस्टेब्लिश होता है, और मोस्टली केसेस में जो इक्विलिब्रियम के केस में आपके पास डेल्टा जी होगा वो 0 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा के सिंबल के साथ। ये नाम से पता चल रहा है कि कोई भी कंपाउंड कितना डिसोसिएट हुआ है, कि आपने इनिशियली उसको कितने कंसंट्रेशन में लिया और डिसोसिएशन के बाद
वो कितना डिसोसिएट हुआ और कितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो कम्प्लीटली 100% आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फुली आयोनाइज नहीं होते, वो टू सम हाउ तो आयोनाइज होते हैं। तो फिर वहीं उसी से अंदाज़ा लगाने के लिए कि इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन वगैरह कितनी है, उसके लिए फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है फ्रैक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे और उसमें से डिसोसिएट कितने हुए हैं। मैथमेटिकली भी अगर आप इसको देखें तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड के कितने डिसोसिएट हो गए और इनिशियली आपके पास कितने मोल्स थे उस सब्सटेंस के जिसके भी आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख रहे हैं। और ये होता किसके लिए, जस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। आपके पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसको आयोनाइज करवाया, हाँ वो अपने आयोनाइज आइंस में डिसोसिएट हो गया, फिर आपने ये रेशो लेके देख लेनी है कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। अगर वैल्यू अल्फ़ा की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है डिसोसिएशन पावर उसकी ज़्यादा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम आती है तो इसका मतलब है कि वो कम आयोनाइज हुआ है। डिटर्मिनेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है एक गिवन रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड किया जाता है, क्योंकि बज़ाहिर देखने से तो हमें अंदाज़ा नहीं हो जाता कि कितने मोल आयोनाइज हुए और कितने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, तो एक्सपेरिमेंटली इनको फाइंड किया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या है, वो किस हद तक, मतलब अगर आपने कंपेयर करना हो 2-3 एसिड्स को कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तीनों जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जो फुली आयोनाइज हो सकते हैं, तो फिर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं कि जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी तो वो उनमें से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसको भी बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूजुअल केसेस में इंक्रीज हो जाती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होते हैं जो एक सॉल्वेंट में आयोनाइज नहीं होती, उनके साथ उनकी अफिनिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर दें तो वहाँ पे वो उनकी आयोनाइजेशन की जो एबिलिटी होती है वो भी कम या ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी डिफरेंट फैक्टर्स इसको काउंट कर रहे होते हैं, प्रोसीड करवा रहे होते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है और रिवर्सिबल रिएक्शंस पे आप इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके पास उसमें जो भी आप स्पीशी होती है वो फुली आयोनाइज हो जाती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्शन रिवर्स होता ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर आयोनाइज मतलब जो भी आपकी स्पीशी होगी वो तो फुली आयोनाइज्ड ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में तो ये होगा ना कि पहले वो डिसोसिएट हुआ, फिर वो स्टेबल नहीं था, अपने आयंस की फॉर्म में दोबारा रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट भी केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि आपके पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो आयोनाइजेशन है उसको फर्दर सप्रेस किया जाता है, कम किया जाता है, उसके अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके जिसके साथ उसके कॉमन आयन्स हों। कॉमन आयन इफेक्ट इज अ फिनोमिना इन केमिस्ट्री वेयर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। कैसे? जैसे ये है आपके पास कैल्शियम फ्लोराइड, ये आयोनाइज हुआ कैल्शियम और फ्लोराइड आयन में, आपने इसी के अंदर सोडियम फ्लोराइड को ऐड करवा दिया। जब आप सोडियम फ्लोराइड को ऐड करवाएंगे तो सोडियम और फ्लोराइड आयन बनेंगे उससे, तो अब फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अभी ली चेटलियर के मुताबिक हम ऊपर क्या देख के आए हैं कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो सिस्टम अपने आप को यूँ रीअरेंज करता है कि वो आपके इफेक्ट को मिनिमाइज कर दे। तो फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन रिवर्स होगा। अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यहाँ पे एक कैल्शियम फ्लोराइड है, एक सोडियम फ्लोराइड, तो वो जो उनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इन दोनों में से कैल्शियम फ्लोराइड है तो कैल्शियम फ्लोराइड का जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड होगा, जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी, फर्दर कम हो जाएगी। तो इस तरह से कि एक कॉमन आयन की मतलब आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, फिर उसके अंदर दूसरा आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जो उसके साथ कॉमन आयन्स थे, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है यही वाली इसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट है कि हमने सेकेंड पे उसमें क्या ऐड किया, सोडियम फ्लोराइड, जिससे हमारा रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो गया। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस ऑन इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया में अगर आपका रिएक्शन आ जाए उसके बाद आप उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दें तो तब क्या होगा? इनर्ट गैसेस वो होती हैं
जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, और आमतौर पे ये नोबल गैसेस ही होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बच्चों ये होता है कि अगर आपका रिएक्शन ऐसा है जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपने जब इनर्ट, पहली बात तो ये है कि लाजमी नहीं इनर्ट गैस जो है वो रिएक्शन पे इफेक्ट करे, चांसेस हैं इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और अगर होगा भी तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नोबल गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। सिर्फ ये हुआ कि एक लम्हे के लिए जैसे ही उसमें गैस ऐड हुई, और अगर आपका ऑलरेडी होने वाला गैस जो रिएक्शन है वो भी गैसियस फेज में है, तो पार्शियल प्रेशर बढ़ा रिएक्टेंट का और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होने लग गया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अब ये जो गैस आपने ऐड किया, ये एज अ रिएक्टेंट तो एक्ट नहीं करी ना। रिएक्टेंट का मतलब है जो रिएक्ट करेंगी स्पीशीज, इसने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो इफेक्ट नहीं किया, इसने सिर्फ पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दिया। गैसेस के केस में अगर आपका रिएक्शन है तो उस केस में एक लम्हे के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो काउंटर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मतलब एक रिएक्शन को एक आइडिया मिल गया कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट के अंदर ये स्पीशी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अगर आपका रिएक्शन जो है वो हो ही लिक्विड फेज में या सॉलिड फेज में रहे, तो तब तो इनर्ट गैस का वैसे ही इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के केस में तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि इनर्ट गैसेस, पहली बात तो ये नहीं है कि लास्ट में इफेक्ट करें, अगर करेंगी भी तो वो बड़ा शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा। वो शॉर्ट टर्म इफेक्ट ये होगा कि आपने, और सिर्फ गैसेस वाले रिएक्शन में जो गैसियस फेज में रिएक्शन हो रहा है, आपने उसके अंदर इनर्ट गैस ऐड की, इनर्ट गैस की एडिशन से रिएक्टेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर था वो एक इंटरवल के लिए इंक्रीज हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ, मतलब रिएक्टेंट्स ने ज़्यादा रिएक्टर के प्रोडक्ट बना दी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनी है वो दोबारा से काउंटर हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और आपके रिएक्टेंट दोबारा से बन जाएंगे। लेकिन अगर होने वाला रिएक्शन हो ही सॉलिड फेज में या लिक्विड फेज में रहा है, तब इन इनर्ट गैसेस का इफेक्ट नहीं होगा। इनर्ट गैसेस जो हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही कंसंट्रेशन पे इनका इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट इंटरवल के लिए कि जैसे ही ऐड किया तो उस लम्हे पार्शियल प्रेशर बढ़ा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो काउंटर हो जाएगी। बस इन समरी बस ये याद रखना है कि इनर्ट गैसेस जो हैं वो अगर इफेक्ट करें भी तो सिर्फ उन रिएक्शंस को करती हैं जो गैसियस स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर, क्योंकि उनमें टोटल प्रेशर सिस्टम का बढ़ जाता है, लेकिन उन पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जहाँ पे इफेक्ट होता है ना वहाँ पे भी यूँ होता है कि पार्शियल प्रेशर बड़ा, रिएक्शन है उस डायरेक्शन में प्रोसीड करना जहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम फिर वहाँ पे कम हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे होंगे। वो नंबर ऑफ मोल अगर तो रिएक्टेंट वाली साइड पे कम हो रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कम हो रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इफेक्ट काउंटर हो जाएगा, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, वो रिएक्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ही आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। इसको आप लोगों ने स्टडी उन्हीं बुक से करना है जहाँ से पहले से कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से करें, बाकी BSc हक नवाज भट्टी साहब की बुक और भल की जो बुक है, ठीक है। अब